वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 2 को। इससे पहले हम लोगों ने दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 1 को भी बना लिया है और विजन आईएएस का भी कुछ टेस्ट को बनाया है। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 28 मई 2023 को होने वाली है। तो हम लोग का टारगेट है कि हम लोग प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को यदि सॉल्व करते हैं तो हम लोग 50 से 60 टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप 50 से 60 टेस्ट को सॉल्व कर करके परीक्षा देने जाते हैं तो इसका जो परिणाम है वो बिल्कुल सकारात्मक होगा। तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए प्रत्येक दिन। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग जो है अब इसका टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का भी। तो उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों, और आपको बता दें, आप यदि इस टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां से इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर पाएंगे। और आपको यदि यह वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, उपर्युक्त में से कितनी पहाड़ियाँ जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। तो प्रायद्वीप में ज़्यादातर अवशेष और अवशिष्ट पर्वत हैं, आपको मालूम होगा, जैसे कि अरावली की पहाड़ियाँ, नल्लामाला की पहाड़ियाँ, जावड़ी की पहाड़ियाँ, बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। यानी ये सब जो पहाड़ियाँ हैं वो सब क्या हैं, प्रायद्वीपीय भारत के ही भाग हैं। ठीक है, तो इसलिए अरावली की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, ये सारे जो चारों के चारों दिए गए हैं ये प्रायद्वीपीय भारत के ही पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी चारों, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे, होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सही कथन को चूज करना है। तो पहला दिया गया है, होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्या यह कथन सत्य है? तो होयसलेश्वर मंदिर, जिसे हलेबीडु मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का मंदिर है। अतः पहला कथन क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरे कथन की ओर चलते हैं। तो दूसरा कथन जो कह रहा है, होयसल मंदिरों को मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए, होयसल मंदिरों को संकर या बेसर शैली का माना जाता है, क्योंकि उनकी अनूठी शैली न तो पूरी तरह से द्रविड़ है और न ही नागर लगती है, बल्कि उनके बीच का शैली है। यानी यह जो है मंदिर, यह क्या है, बेसर शैली का माना जाता है, ना कि द्रविड़ शैली का। तो कथन दूसरा तो हमारा क्या होगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरे कथन को देखते हैं। तो होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आपको देखना है, क्या यह कथन जो है यह सही है? तो यह जो है, यह मंदिर जो है यह 1121 में, कब, 1121 ईस्वी में, 1121 ईस्वी में होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इस प्रकार तीसरा कथन क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी पहला कथन और तीसरा कथन हमारा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको जो है सही कथन को चूज करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सही कथन को चूज करना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। पहला में दिया गया है, लौह की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। क्या यह कथन सही है? तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो लौह का आयरन की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। हालांकि फोलेट, विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी, क्रोनियल सूजन, परजीवी संक्रमण और आनुवांशिक विकार भी एनीमिया का कारण हो सकता है। यानी कथन क्या है, कथन एक तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरों जैसे शुभेद आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लक्षण के साथ एबीएम रणनीति, ठीक है, एबीएम स्ट्रेटेजी को शुरू किया गया। अतः दूसरा कथन क्या हो जाएगा, यह भी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे कथन को। तो देखिए, एबीएम रणनीति एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जो
6x6x6 रणनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करती है, जिसे 6 लक्षित लाभार्थियों 6 हस्तक्षेप और रणनीति को लागू करने हेतु 6 संस्थागत तंत्र जो है इसमें शामिल है। इसी को यहाँ पे जो है 6x6x6 कहा है। तो इस प्रकार यानी तीसरा कथन क्या हो जाएगा, तो तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यानी तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पे भी जो है, चौथा प्रश्न में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो आप देखेंगे चौथे कथन क्या कह रहा है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी उत्तरी मैदान के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला में दिया गया है कि उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। तो क्या यह कथन सही है? तो उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, यानी कथन एक तो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा कथन है तराई पट्टी भाबर के उत्तर में स्थित है। क्या यह कथन सही है? तो देखिए भाबर के दक्षिण में तराई बेल्ट या पट्टी स्थित है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होती है, यानी दूसरी कथन क्या होगा, या दूसरा कथन तो गलत हो जाएगा। तीसरे कथन को देखते हैं। तो तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं, जिन्हें भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप हैं, जिन्हें क्रमशः भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार तीसरा कथन तो हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा कथन क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी पांचवा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला है फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पाद में नई फसलों को जोड़ने से है। तो क्या यह कथन सही है? बिल्कुल यह कथन सही होगा। दूसरा कथन है कृषि वानिकी का बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है। तो क्या दूसरा कथन सही है? तो बिल्कुल दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला दिया गया है कि ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB द्वारा विकसित किया गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है यह किसानों को डेयरी पशुओं की समान बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है। तो क्या यह कथन सही है गोपाला पोर्टल के बारे में? तो दूसरा भी कथन क्या है, सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे आपको कौन से इसमें कथन जो है सही नहीं है इसको देखना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो नहीं है उसको तो जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे है कौन सही नहीं है इसको देखना है। तो सबसे पहला दिया गया है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। तो बिल्कुल पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, तो पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन कह रहा है, यानी दूसरा कथन जो है कह रहा है कि पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर क्रम में है। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए दूसरा कथन जो है यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाई में अधिक है और पूर्वी घाट की तुलना में यह अधिक निरंतर क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, तो दूसरा कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन को देखेंगे। तो तीसरा कथन है पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही हो जाएगा। तो इसमें हमको पूछ रहा था कि इसमें सही कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा जो है सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 8 नंबर हमारा प्रश्न है, इसे देखेंगे आप। 8 नंबर प्रश्न है कोआला प्रजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कोआला प्रजाति के बारे में, और इसमें से आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला दिया गया है
कोआला प्रजाति के बारे में कि कोआला एक प्रकार के स्तनपायी हैं जिसे धानी प्राणी या मार्सुपियलस कहा जाता है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन जो है सही हो जाएगा। और दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला से आकार में बड़ी होती है। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए कोआला जो है, ठीक है, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कि वयस्क नर कोआला वयस्क मादा कोआला की तुलना में आकार में पर्याप्त बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है? गलत कर दिया है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कथन को देखेंगे। तो तीसरा कथन है क्लैमीडिया संक्रमण कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 9 नंबर प्रश्न हमारा है, इसे देखेंगे। तो 9 नंबर हमारा प्रश्न है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी ANN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संचालन संरचना पर आधारित एक कम्यूटेशनल मॉडल है। तो क्या यह कथन सही है? तो यह बिल्कुल जो है कथन सही है। ठीक है, दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है। तो क्या यह कथन सही है? तो यह दूसरा भी कथन क्या होगा? यह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हुए हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है अफवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको सही कथन को क्या करना है? चूज़ करना है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही कथन पे आपको चूज़ करना है। तो पहला दिया गया है अरीय प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखेंगे। तो मुड़ी हुई स्थलाकृति में जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। यानी दूसरा कथन क्या सही है या गलत है? तो दूसरा कथन भी क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 11 नंबर प्रश्न है संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और इसमें से जो कौन कथन सही है इसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। तो क्या पहला कथन सही है? नहीं। देखिए ग्रीन बॉन्ड जो है विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुमूल्य संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी किए जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखेंगे। तो दूसरा कथन है यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन बिल्कुल सही होगा। यानी सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर जो है आपको कौन से इसमें कथन सही नहीं है इसको देखना है। तो पहला दिया गया है यह G10 यानी यह जो है G10 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो बिल्कुल यह कथन जो है सही हो जाएगा। यह जो है G10 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार पहला कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। और दूसरे कथन को देखेंगे तो स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक जो है स्विफ्ट कोड है। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है यह बिल्कुल दूसरा कथन भी, यह एक मैसेज है, बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। और तीसरे कथन को हम लोग देखेंगे। तो तीसरा कथन दिया गया है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। क्या यह कथन जो है यह सही है? तो तीसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। कैसे? आप देखें, चीन ने युआन के उपयोग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए वर्ष 2015 में क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी सिप्स
CIPS, याद रखेंगे, सिप्स जो है सिप्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो रूस जो है अब इसी का प्रयोग करता है, ना कि वो अब जो है अलग से कुछ बनाया है। क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, यानी तीसरा कथन हमारा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है केवल 3 जो है क्या है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र का तक ही जो है वह सीमित होते हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात का बल जो है बढ़ता है। तो क्या यह कथन सही है? दूसरा कथन देखेंगे, यह दूसरा कथन गलत हो जाएगा। कैसे? आप देखें, भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी बढ़ने के साथ चक्रवात का बल कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है बढ़ जाता है, तो यह दूसरा कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 जो है सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है राज्यपाल की क्षमता शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको सही कथन को चूज करना है। तो पहला कथन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोष सिद्धि व्यक्ति को समाधान दे सकता है। यानी पहला कथन क्या सही है? तो देखिए, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को किसी राज्य की किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति सौंपी गई है। अतः कथन क्या है? एक गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोष सिद्धि व्यक्ति को क्षमा दे सकता है। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन है राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्या है? क्षमा नहीं करेगा, यानी दूसरा कथन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण भू आकृतियाँ हैं? ठीक है, यहाँ पे जो है आपको नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो आपको इसमें देखते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है जलोढ़ पंख, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है नदी रोधिकाएँ और चौथा है नदी घाटियाँ और पाँचवा है जल गर्तिका। तो इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ पंख, डेल्टा। इसमें कौन है? यहाँ पे देखेंगे कि इसमें होगा जलोढ़ पंख, डेल्टा, नदी रोधिकाएँ, ये सब क्या हैं? ये सब भू आकृतियाँ हैं। जबकि घाटियाँ और जल गर्तिका जो हैं यह क्या है? ये अपर्दनकारी भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, यानी ये दोनों तो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 16 नंबर प्रश्न है, इसे देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कहा गया है कौन से कथन सही इसमें से नहीं है, इसको आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहला दिया गया है कि लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है, अतः कथन 1 क्या है? वह सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखेंगे। तो दूसरा कथन है पीट मृदा जो है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह भी कथन सही हो जाएगा, यानी दोनों में से दोनों कथन सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर जो है आपको उपर्युक्त कथन जो है कथन रूप भारत में निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का उपयुक्त वर्णन करते हैं, ये आपसे
पूछा गया है। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है, वे वैष्णव मत के अनुयायी थे। कौन? तो वे वैष्णव मत के अनुयायी कौन थे? रामानुजाचार्य। दूसरा दिया गया है, उन्होंने लोगों के बीच भक्ति का प्रचार किया और मोक्ष के सिद्धांत की शिक्षा दी। तो किनके बारे में बोल रहा है? रामानुजाचार्य के बारे में। फिर तीसरा है, उन्होंने छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया, रामानुजाचार्य। चौथा है, वे वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। तो कौन थे? श्री रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोलीटर जो है, ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से आपको कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला दिया गया है, परियोजना का मुख्य लक्ष्य समुद्री कचरे को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करना है। तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन को देखेंगे तो दूसरा कथन कह रहा है कि ग्लोलीटर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बीच एक परियोजना है। तो देखिए यह दूसरा कथन तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ग्लेशियर पार्टनरशिप नॉर्वे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के बीच एक परियोजना है जिसका उद्देश्य समुद्री कचरे को कम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक जो है वह सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 19 नंबर प्रश्न है, इसे देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्या यह कथन सही है? तो देखिए वायुमंडल जो है लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो क्या यह कथन सही है? तो देखिए यह जो है वायुमंडल जो मेनली बना हुआ है, तो वायुमंडल में मुख्य जो रूप से हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्सीजन है, यानी दूसरा कथन क्या हो जाएगा? दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही और ना ही दो सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 20 नंबर हमारा प्रश्न है, इसे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं जो है बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था यानी MECR के अंतर्गत जो है शामिल है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो दिया गया है यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो MECR के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह भी शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया समूह भी शामिल है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था भी शामिल है और बासेनर अरेंजमेंट भी इसमें शामिल है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 21 नंबर हमारा प्रश्न है, इसे देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पे विचार करना है। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे जो है, यहाँ देख लेंगे एक बार, इसमें से सही कथन कौन सा है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहला है, लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में सूखा एक प्रमुख कारक है। बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, वर्ष 2000 से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है, यानी दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन दिया गया है, सूखा प्रवण जिले भारत के कृषि योग्य भूमि के 42% जो है 42% का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी तीसरा कथन भी क्या होगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से किन ग्रहों के चारों ओर वलय हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चूज करना है। निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला दिया गया है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। तो ये जो चारों ग्रह हैं, ये चारों के ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी।
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों यानी EOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला है, निष्क्रिय EOS पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण का पता लगाता है और बादलों के पार भी देख सकता है। तो क्या पहला कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन जो है वह क्या हो जाएगा, पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। कैसे? निष्क्रिय उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश का पता लगाते हैं। सामान्य तौर पर निष्क्रिय उपग्रह बादलों को भेद कर कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो सक्रिय EOS पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करता है और लौटते सिग्नल की माप करता है, जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। यानी दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है वह सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है आपको कौन से कथन सही है इसको आपको चुनना है। तो सबसे पहले दिया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। यानी दूसरा कथन भी क्या है? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो है कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। बिल्कुल, 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। दूसरा है, 21 मार्च और 23 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। यह भी कथन सत्य है, यानी दोनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको चूज करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि IPO होता क्या है। तो IPO वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी तौर पर संचालित कंपनी या सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, लोगों को या नए निवेशकों को शेयर की पेशकश करके क्या करते हुआ धन जुटाती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखना है आपको कौन से कथन इसमें गलत है। तो सबसे पहला दिया गया है, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश प्राथमिक बाजार के माध्यम से लाई जाती है। बिल्कुल। दूसरा है, यह आम लोगों को प्रतिभूतियों की बिक्री है। बिल्कुल, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन को देखते हैं, शेयर बाजार में बड़ी संख्या में IPO का जारी होना स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था का संकेत है। यानी यह भी कथन सही है। और डी नंबर देखते हैं, कंपनी के लिए इसकी निश्चित परिपक्वता अवधि होती है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो परिपक्वता होती है वो अनिश्चित होती है, ना कि निश्चित होती है। तो चौथा यानी डी नंबर हमारा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें आपको कौन से कथन सही नहीं है यही आपसे पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 27 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मिन्स्क समझौते के भागीदार हैं। यानी मिन्स्क समझौते के भागीदार कौन से देश हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मिन्स्क समझौता होता क्या है। तो प्रथम मिन्स्क समझौता जो हुआ था वो सितंबर 2014 में, और द्वितीय समझौता जो है मार्च 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है रूस और यूक्रेन के बीच भू राजनीतिक तनाव के अस्थायी शांतिपूर्ण समाधान को जो है सक्षम करना था। ठीक है, तो इसमें जो है कौन से भागीदार देश थे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो है वह जब रूस और यूक्रेन से संबंधित है तो इसमें शामिल कौन होगा? रूस और यूक्रेन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है देखेंगे एक बार। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है देख लेते हैं कौन सही कथन पूछ रहा है या गलत कथन पूछ रहा है। यानी इसमें पूछ रहा है कौन से कथन जो हैं वो सही है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले, भारत का प्रथम न्यायाधीश जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है पैटर्न इन चीफ हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, किया जा सकता है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं, केवल 2 हमारा सही था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर वायु के तापमान को नियंत्रित करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो आपको है सही उत्तर का चयन करना है। तो यदि हम इसके ताप को नियंत्रित करने वाले कारक की बात करें तो इसका जो ताप नियंत्रित करेगा वह अक्षांश करेगा, तुंगता करेगा, वायु संवहनिका परिसंचरण भी करेगा और महासागरीय धाराएं करेगा। यानी चारों के चारों जो है यह वायु को नियंत्रित, तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछ रहा है और सही उत्तर को आपको चुनना है। तो पहला कथन है, महासागरीय पर्वतीय चट्टानें महाद्वीपीय पर्वतीय चट्टानों से पुराना है। क्या यह कथन सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह कथन जो है वह गलत हो जाएगा। कैसे? महासागरीय पर्वतीय की चट्टानें महाद्वीपीय पर्वतीय की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय पर्वतीय की चट्टानों कहीं भी 200 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है और कुछ महाद्वीपीय चट्टानों 3200 मिलियन वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य हैं। क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन दूसरा जो है हमारा सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है वह सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ दे रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें से आपको सही कथन को चुनना है। तो पहला है, मेदराम यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। कैसे? कि ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद मेदराम यात्रा देश में भक्तों की सबसे बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। वर्ष 2012 में अनुमानित 10 मिलियन लोग जो है वह एकत्रित हुए थे। तो मेदराम यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला नहीं है। भारत का सबसे बड़ा मेला जो है वह कौन सा है? वह कुंभ मेला है। तो इसलिए पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं। मेदराम यात्रा महोत्सव हर 2 वर्ष में तेलंगाना के मेदराम गांव में आयोजित किया जाता है। तो यह कथन जो है यह सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है वह सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है आपसे जो है वह सही कथन पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वह सही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है कि कृष्णा सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वह गोदावरी नदी है, ना कि कृष्णा नदी है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। पहला तो गलत था, दूसरा सत्य है। तीसरे को देखते हैं। हेमावती और काबिनी कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो यह भी कथन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 जो हैं वह सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मालविनस द्वीप स्थित है। मालविनस जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मालविनस द्वीप जो है यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर है। इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से कथन सत्य हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला इसमें है, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो यह जो है कथन क्या है? सत्य है।
ठीक है। और दूसरा जो कथन है इसमें पूछ रहा है सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह भी कथन क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला इसमें दिया गया है कि जेट स्ट्रीम वहाँ विकसित होते हैं जहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ मिलती है। तो यह कथन तो सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है शीत उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो यानी दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 36 नंबर प्रश्न है। देखेंगे 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पूर्वव्यापी कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला तो इसमें दिया गया है कि यह कर अतीत में किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है, पूर्वव्यापी कर। तो बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा कथन है पूर्वव्यापी कराधान का उद्देश्य कराधान नीतियों में किसी भी विचलन को ठीक करना है जो अतीत में किसी कंपनी को कमी का फायदा उठाने का अवसर प्रदान करता है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें भी जो है आपको सही कथन को चूज़ करना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसका कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है। यानी खारे पानी का मगरमच्छ कौन से स्थान पर पाया जाता है? तो वह सुंदरबन में पाया जाता है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगला प्रश्न है, देखेंगे, यानी 38 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें से आपको सही कथन को चुनना है कि सही कथन आखिर कौन है। तो पहला दिया गया है प्रावसन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। बिल्कुल यह पहला कथन तो सही है। दूसरा है व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वह सही है, ठीक है। इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद इसकी चर्चा की जाती है। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है वह गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो और आगे थोड़ा सा देखेंगे तो संबोधन पर चर्चा उसके प्रस्तुत होने के कुछ दिनों के बाद होती है और बीच की अवधि में अन्य कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है संशोधन योग्य है। धन्यवाद प्रस्ताव जो है क्या वह संशोधन योग्य है? तो बिल्कुल वह संशोधन योग्य है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 जो है वह सही है। अब 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्रंटियर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सा संगठन है जो फ्रंटियर रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फ्रंटियर रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस वन का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं? ये वन जो हैं
यानी ये वन ज़्यादातर हिमालय के दक्षिणी ढलानों में आच्छादित हैं। तो यानी हिमालय के दक्षिणी ढलानों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो वह पाया जाता है पर्वतीय वन। यानी पहला कथन तो सही है, पहला कथन तो इसमें आ जाएगा पर्वतीय वन। दूसरा हम देख रहे हैं तो ये ज़्यादातर गुर्जर और बकरवाल जैसे खानाबदोश जनजातियों द्वारा चारागाह के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बिल्कुल पर्वतीय वन जो है वो ज़्यादातर गुर्जर और बकरवाल जैसे खानाबदोश जनजातियों द्वारा चारागाह के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरे देखते हैं, जंगली भेड़, याक, भालू इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतीय वन। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 42 नंबर हमारा प्रश्न है, इसे देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है, पर्वतमाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका तो देखते हैं कौन से कथन सही है। पहला दिया गया है कि इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया गया था, यानी पीपीपी मॉडल के तहत। तो बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा देखेंगे, पर्वतमाला योजना को विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु डिजाइन किया गया था। तो यह दूसरा कथन जो है, यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। अतः दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है वह सही है। चलिए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन से कथन इसमें जो है वह सही है। तो पहला दे रहा है कि छोलुंग सुखपा अहोम साम्राज्य का संस्थापक था। छोलुंग सुखपा जो है अहोम साम्राज्य का संस्थापक था। तो क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल यह कथन सत्य है। दूसरा है, लचित बोरफुकन सराय घाट के युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, यानी दूसरा कथन भी क्या है, वह सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अब देखते हैं हम 44 नंबर प्रश्न को। तो 44 नंबर प्रश्न में बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला दिया है इसमें कि बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। तो बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, मूरा द्रावा डेन्यूब यानी MDD को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यानी दूसरा कथन भी हमारा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 45 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी 45 नंबर में कौन से कथन गलत सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला दिया गया है इसमें से कि गंडक नेपाल हिमालय में धौलीगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। गंडक जो है नेपाल हिमालय में धौलीगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। तो बिल्कुल यह कथन तो सत्य है। दूसरा देखते हैं, शारदा या सरजू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से होता है। तो बिल्कुल शारदा का जो है उद्गम वो मिलान हिमनद से होता है, यह भी सही है। तीसरा दिया गया है, तीसरा को अब देखेंगे। तीसरा दिया गया है कि कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ियों से होता है। तो यानी तीसरा तो गलत है। क्यों गलत है ये देख लेते हैं। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसका मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी नदी का निर्माण करती है। इस प्रकार इसका तीसरा कथन तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, सोलोम द्वीप कहाँ स्थित है। सोलोम द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोलोम द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो सोलोम द्वीप की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में का है।
कहाँ है? सोलोम द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है? उत्तर पूर्व साइड में स्थित है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन से कथन इसमें सही है ये पूछा जा रहा है। तो अल नीनो जो है, यह अल नीनो पहला कथन में दिया गया है, अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन गलत हो जाएगा। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से सतही जल के असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है, यानी पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन जो है वह कह रहा है, अल नीनो घटना एक नियमित चक्र है। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है वह गलत है, क्योंकि अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरा भी कथन इसका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 48 नंबर हमारा प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न है, बाताग्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जब 2 समान प्रकार के वायु राशियाँ मिलती हैं, इसमें से भी जो है आपको सही कथन को चूज़ करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहला दिया गया है, बाताग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन जो है वह सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला दिया गया है, जब 2 समान प्रकार के वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को बाताग्र कहते हैं। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन गलत हो जाएगा। जब 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को बाताग्र कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन क्या होगा? पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो जब गर्म वायु शीतल वायु राशियों की ओर बढ़ती है तो उसके संपर्क क्षेत्र को शीत बाताग्र कहते हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। जब शीतल वायु उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत बाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियाँ ठंडी वायु राशियों के ऊपर आरोहित होती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण बाताग्र कहते हैं, यानी दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 49 नंबर हमारा प्रश्न है। मिश्रित वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला जो दिया गया है, यह दिया गया है, यह उष्ण परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो सतत विकास में योगदान करती है। यानी पहला कथन क्या हो जाएगा? पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। मिश्रित वित्त में प्रारंभिक निवेश अक्सर सरकार की ओर से होता है। तो दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 50 नंबर प्रश्न हमारा है। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो लैटेराइट मृदा निम्न तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। क्या यह कथन जो है यह सही है या गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कथन जो है यह कथन क्या है? गलत है। कैसे, ये आपको देखना है कि लैटेराइट मृदा वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। यह मृदा जो है भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। अतः कथन 1 क्या है? वह गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो लैटेराइट मृदा का अपर्दन होने की संभावना रहती है। बिल्कुल, यह कथन तो सत्य है। और तीसरे कथन को देखते हैं। तो यह मृदा जो है कॉफ़ी और चाय की खेती के लिए उपयोग की जाती है। तो यानी ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 दोनों क्या है? सही है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने 1 से 50 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व किया है और हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट यानी दूसरे वीडियो में 50 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को
सॉल्व करेंगे, तो आप दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।